नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी आज एक बार फिर आप सबके बीच में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का 28वां भाग लेकर के। और देखिए क्या इत्तेफाक है कि 28 दिसंबर 2018 और 28वां भाग, यानी काफ़ी सारे आर्ट हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, जैसा कि आप सबसे वादा किया था पिछले ऑडियो में कि रिकॉर्डिंग का काम करते करते जो मुश्किल रीडर को जो मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों से भी आप सबको रूबरू करवाना एक उद्देश्य है। निश्चित रूप से कहानी थोड़ी सी लंबी होगी इस वजह से। और अगर मैं ये कहूं कि रिकॉर्डिंग क्लब की इस रिकॉर्डिंग यात्रा में जिस व्यक्ति का रिकॉर्डिंग के मामले में सर्वाधिक योगदान रहा है, मैं ये कहूं कि जिस व्यक्ति ने, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, कि राजस्थान में जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक रिकॉर्डिंग की है सर्वाधिक। अगर मैं ये कहूं कि भारत में जिन जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, उसमें अगर रिकॉर्डिंग का जो समय उसके आधार पर देखा जाए तो शायद हो सकता है उनकी गिनती टॉप 10 में हो सकती है, तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं जयवंती आसवानी मैडम की। 2013 की घटना मैंने बताई थी दोस्तों आपको, और वहां उन्हें क्या मुश्किलें आई थी उस पर उन्हीं से हम जानेंगे। लेकिन विचार ये किया गया कि जब अब उनका जिक्र हो ही गया है तो उनका स्वयं का भी ऐसा मन है कि उनकी पूरी कहानी वो रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों के सामने लाएं। उनके जन्म से लेकर के, और जिस घटना का जिक्र किया 2013 की, उस घटना तक उनके साथ कौन कौन सी दुर्घटनाएं घटित हुई या किन किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और रिकॉर्डिंग के काम को करने के लिए कैसे वो तत्पर हुई, वो सारी बातें आप सबसे वो खुद साझा करना चाहती है। तो ये अब आप अगले कुछ ऑडियोज उन्हीं की आवाज में सुनेंगे और उन्हीं की कहानी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर के जयवंती मैडम की जुबानी, जिनको बहुत सारे लोग नीतू मैडम के नाम से भी जानते हैं, उनकी कहानी आज से हम सुनते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब में सभी साथियों को अजमेर से नीतू और जयवंती आसवानी का नमस्कार। सर के आभारी हूं कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सब लोगों को ये बता सकूं कि किस तरह से मैं यहाँ तक पहुंची और आज तक रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई हूँ, क्या क्या परेशानियां आई और कैसे आने वाली समस्याओं का समाधान किया। साथियों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को सुन रहे हैं और उसे सराह भी रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं, किस तरह से रिकॉर्डिंग के इतने करीब में पहुंची। कई ऐसी बातें हैं जो कि याद हैं और कुछ नहीं भी याद हैं, लेकिन कोशिश करूंगी कि जो जो मुझे याद है वो मैं आप सबको बता सकूं, सुना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर ने मुझे दी है। पिछले शुक्रवार को जो सर ने जिस घटना का वर्णन किया था कि उनके पेपर थे और समय को देखते हुए हमने, ताकि हमारा समय व्यर्थ ना हो, हमने एक एसपी के बंगले में भी अपनी रिकॉर्डिंग को चालू रखा। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये कि अपनी जगह पर रिकॉर्डिंग न करके एक ऐसी जगह पर जहां पर कि
ये कह सकती हूँ मैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह मैंने रिकॉर्डिंग की और उन लोगों ने मुझे इजाज़त दी। हालांकि बहुत आसानी से मुझे ये परमिशन नहीं मिली, इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन मिल गई और सर के पेपर भी हो गए और रिकॉर्डिंग भी जारी रही। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको अपना परिचय दे दूं, अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जन्म मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ, लेकिन कर्म भूमि मेरी राजस्थान रही। यहीं पर शिक्षा, यहीं पर विवाह, यहीं पर जॉब, सब कुछ राजस्थान में ही हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। पिताजी मेरे राजस्थान के थे, लेकिन बचपन में ही मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और वो अकेले ही थे, बहुत छोटे भी थे। दादी माँ का पूरा काम उन पर था, दादी माँ को उन्हें संभालना था। तो ऐसे में मेरी एक बुआ थी, रियल बुआ मेरी, जिनकी शादी भोपाल में ही हुई थी। तो उन्होंने मेरे पिताजी को अपने पास बुला लिया था भोपाल, और वो दादी माँ के साथ वहीं रहने लगे। वहीं पर ही मेरी माताजी, जो कि मध्य प्रदेश से ही इंदौर जिले से हैं, वहाँ पर उनके साथ उनका विवाह हुआ और उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन भोपाल में ही शुरू किया। सब कुछ चल रहा था सही। शायद सपने में भी इन्होंने नहीं सोचा था कि हमें वापस राजस्थान अजमेर आकर रहना पड़ेगा और यहीं सब कुछ होगा, यहीं पर ही जीवन के बाकी दिन कटेंगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि मैं उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी माताजी मुझे बताती हैं कि उस समय एक वहाँ पर फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड के नाम से, जिसमें कि कीटाणुनाशक पदार्थ बनाए जाते थे उस कंपनी में। 3 दिसंबर की रात्रि को उस फैक्ट्री में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जो कि बहुत ही लोगों के लिए काल बन गया था और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अपंग हो गए थे, बहुत सारे कई बीमारियों के शिकार हो गए थे, सांस में तकलीफ आने लगी थी, कुछ लोग नेत्रहीन भी हो गए थे और सब ने अपने अपने आंकड़े दिए। किसी ने कहा 2000 की मृत्यु हो गई, किसी अखबार ने कहा 5000, गवर्नमेंट की रिपोर्ट ने बताया 2500। इस तरह से सब ने अपने अपने आंकड़े दिए, लेकिन परिवार वाले कहाँ आंकड़े नापते, क्योंकि उनका तो सब कुछ छिन चुका था। और उस त्रासदी में, जिसे कि हम लोग भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, मेरा भी परिवार था। सबसे बड़ी समस्या उस समय मेरी दादी माँ को आई थी, क्योंकि उन्हें पहले अस्थमा की प्रॉब्लम थी और फिर उस MIC गैस, जो कीटाणुनाशक जिसका रिसाव हुआ था, बड़ी जहरीली थी, तो और ज़्यादा परेशानी उन्हें होने लगी थी। और फिर मैं भी उस समय बहुत छोटी थी, तो मुझे भी नुकसान हो सकता था। यही सोचकर मेरे माता पिता ने फैसला किया अजमेर आने का। अजमेर आने का कारण ये था कि यहाँ पर बचपन गुजरा था मेरे पिताजी का, तो कुछ जान पहचान के लोग थे, उम्मीद थी कि कुछ व्यवस्था हो जाएगी। और मेरे पापा के ताऊ जी भी यहीं रहते थे, तो यही सोचकर उन्होंने यहाँ आने का निर्णय लिया और मेरा परिवार जो है अजमेर आ गया। कुछ दिन हम, जैसा कि माताजी बताती हैं, मेरे पापा के ताऊ जी के घर रहे और फिर किराए पर अपना मकान लेकर रहने लगे। मेरे पिताजी ने काम ढूंढना शुरू किया और कुछ समय बाद उन्हें बेकरी पर, जहाँ की बिस्किट वगैरह तैयार किए जाते हैं, एक छोटी जॉब मिल ही गई। और मेरी माताजी भी बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी हैं, तो उन्होंने भी अपना सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे जीवन को सामान्य करने की कोशिश की। बहुत कुछ वहाँ छूट चुका था, वापस उसे जोड़ा और जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। जो भी पिछला हुआ उसे भुलाने की कोशिश की।
धीरे धीरे समय निकलता गया और मेरे 2 भाइयों का जन्म हुआ। मेरे बड़े भाई का जन्म विजय हरवानी का, और उसके बाद 1986 में छोटे भाई सुनील का जन्म हुआ 1986 में। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन सुनील का जन्म हुआ था उस दिन से लेकर मुझे हर चीज याद है। जो भी हुआ उससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, लेकिन सुनील के जन्म के बाद मुझे जो भी घटनाएं घटी, जो भी हमने अपना घर लिया, जो भी मम्मी पापा ने स्ट्रगल किया, मेरी शिक्षा जो हुई, वो सब मुझे याद है। लेकिन इससे पहले मेरा एडमिशन एक स्कूल में मम्मी पापा ने करवा दिया था जब हम भोपाल से आए थे, उसके कुछ समय बाद ही। और मेरे जीवन की जो सबसे पहली स्कूल थी उसका नाम था नारीशाला, और वो सिंधी भाषा की स्कूल थी। सिंधी भाषा में ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, और हिंदी का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो पाया था उस समय तक, तो बिल्कुल भी नहीं। 1986 तक हम किराए के घर में थे। उसके बाद एक बहुत ही खुशी की खबर हमें मिली कि आउट एरियो में जो यूआईटीज वगैरह के मकान बनते हैं वहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने भी अप्लाई किया हुआ था, तो हमें एक घर का मकान अलाउ किया गया जो कि शहर से बहुत दूर था। उसके बाद जब हमें अपना घर आवंटित हो गया तो एक दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है, वो रविवार का दिन था, और उस दिन मेरे पिताजी ने अपनी जॉब से छुट्टी ली थी और कहा था कि हम आज अपना घर देखने जाएंगे। मैं बहुत खुश थी, कल्पनाओं में ही अपना घर देख चुकी थी। ऐसा होगा, 2 कमरे होंगे, खुला आंगन, और उस समय आंगन में पेड़ जरूरी होता था। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ बस मन ही मन सोच लिया था कि ऐसा होगा। हम 11 बजे करीब घर से निकले और 10-12 मिनट ही पैदल चलने के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मुझे लगा क्या हमारा घर दूसरे शहर में है जो हम रेल से जाएंगे, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। कहीं भी जाते थे तो ऑटो, टेम्पो, टैक्सी कुछ भी लिया करते थे या पैदल जाते थे, और आज हम रेल में जाएंगे तो यानी हमारा घर किसी दूसरे शहर में है। पहले भोपाल छोड़ा, अब अजमेर भी छोड़ना पड़ेगा। मन में था कि मम्मी से पूछूं कि हमारा घर दूसरे शहर में है जो हम ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ पूछती उससे पहले उन्होंने हमें बताया कि हमारा घर जो है वो बहुत दूर नहीं है, ट्रेन जो है 10-15 मिनट में ही हमें पहुंचा देगी, क्योंकि वहां कोई और साधन नहीं है जाने के लिए। वहां जाने का एक ही साधन है और वो है रेलगाड़ी। और जिस जगह पर हमने घर लिया था उसका नाम था मदार। तो बहुत ही जल्दी खुशी भी थी, चलो इस बहाने हम ट्रेन में बैठे हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। तो मुझे और मेरे जो बड़ा वाला भैया था वो थोड़ा समझदार था, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम इस बहाने ट्रेन में भी घूम लेंगे। और जब हम मदार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उतरे और स्टेशन से बाहर आए तो और अजीब सीन था। बिल्कुल जंगल ही जंगल, दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। एक चर्च था और बहुत ही बड़े बड़े खाली खाली बिल्डिंग्स वहां पर थी। पापा ने बताया कि किसी टाइम पे यहाँ पर जो है वो अंग्रेज लोग आते थे और उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी। घर भी कुछ वैसे ही थे, बड़े अजीब से घर बने हुए थे। खैर, उनको पार करने के बाद हम जब एक गेट आया उससे बाहर आए तो एक और खाली जंगल सा था। दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी, कैसी जगह घर लिया है, इतना घना जंगल, कोई भी नहीं है, कोई रहता भी है या नहीं रहता है, कोई दिख ही नहीं रहा है। और उस जंगल को पार करने के बाद जब हम बाहर निकले तो कुछ 150-200 के आसपास मकान थे, सब खाली।
खंडर क्षतिग्रस्त अवस्था में वो मकान थे। और जब हम एक रोड पार करके अपने घर के सामने पहुंचे और मुझे मम्मी ने बताया कि ये है हमारा घर, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये हमारा घर है। हम ऐसे घर में रहेंगे जहां पर कि घर के नाम पे एक टूटा फूटा कमरा और टूटी फूटी ही रसोई, और आंगन में इतनी बबूल की झाड़ियां उगी हुई थी कि हम अपने रूम के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते थे। घर के सामने एक बड़ा सा पहाड़ था और 5 गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई दुकानें थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहां बिजली नहीं थी। बिजली तो क्या, बिजली के खंभे भी नहीं थे। आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं थे। बस 2 घर थे जो कि कुछ सालों से वहां रह रहे थे। उनसे मिले, चाय पानी हुआ, बातचीत हुई कि वही जो नॉर्मल होता है कि हाँ ये घर हमने लिया है, यहाँ रहने आएंगे, इस तरह से। तो उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया और बड़ा आश्वासन मुझे मिल रहा था जब वो कह रहे थे कि कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, सब आराम से रहो, बस थोड़ी सी बिजली अभी नहीं है, आ जाएगी कुछ टाइम में। और पानी जो है वो भी बहुत दूर, घर से कम आधे घंटे का सफर तय करने के बाद पानी का एक हैंडपंप होता था, वहां से पानी लाना होगा। अब समस्या ये थी कि इस मकान को, घर तो मैं नहीं कहूंगी, मकान को घर कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसे रहने लायक किया जाएगा। क्योंकि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी उस समय तो कि वो वहां मजदूर लगा सकें और घर उसे बना सकें। तब पड़ोसियों ने ये सुझाव दिया कि घर के सामने, मैंने बताया, जो 5 दुकानें थी, कि आप अपना सामान ले आइए, सामान इन दुकानों में रख दीजिए और रोज थोड़ा थोड़ा घर बनाने की कोशिश कीजिए। मम्मी पापा को ये बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई सपोर्ट में है और सामान भी रखने की जगह हमें मिल गई। और वापस 2:30 बजे करीब हम मदार रेलवे स्टेशन पर आए और 3 बजे वहां से ट्रेन, शायद जहां तक मुझे याद है वो 3-4 बजे का ही टाइम था, हम ट्रेन से वापस अजमेर आ गए। मैं खुश नहीं थी। कहते कि अपना घर मिलता है तो बहुत खुश होते, लेकिन मैं शायद छोटी थी, मुझे उस समय नहीं मालूम था कि घर की इतनी वैल्यू भी होती है। उस जंगल में जाकर रहने से मुझे अच्छा लगता था कि हम इस किराए के मकान में ही रहें। कम से कम सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन किराए के मकान में और अपने मकान में बहुत फर्क होता है। ये मेरे माता पिता उस समय अच्छे से जानते थे। खैर, उन्होंने निर्णय ले ही लिया था तो मदार जाना भी था, मकान को घर बनाना भी था, उसमें रहना भी था और अपना जीवन आगे चलाना भी था। तो शुभ मुहूर्त उस समय निकाला गया और एक दिन फिर वही रविवार था, बड़ा सा ट्रक हमारे घर आया, उसमें सामान रखा गया और किराए के मकान मालिक से विदा ली गई, पड़ोसियों से विदा ली गई और हम रवाना हो गए मदार की तरफ। इसके आगे की जो भी बातें हैं वो सब मैं आपको अपने अगले अंक में ज़रूर बताऊंगी। किस तरह से हम वहाँ पहुँचे, क्या परेशानियाँ हुई, कैसे हमने उस मकान को घर बनाया, कितना स्ट्रगल मेरे पेरेंट्स को करना पड़ा और साथ में मुझे भी करना पड़ा, ये सब आप सुनेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।